IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आज क्या चर्चा की जाए? अरे अभी ट्रम्प ने रिसेंटली बगदादी को लुढ़का दिया। हाँ। तो लेकिन उससे मैंने भी खुद भी ये सोचा कि इस्लामिक स्टेट अचानक से इतना बड़ा बन गया और इतनी बड़ी चीज बनी और हमें उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है। तो इसी बात पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कबीर तनेजा। कबीर रिसर्च फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, और उनकी एक किताब आ रही है अभी इसी महीने आने वाली है, द आइसिस पेरिल, जिसमें उन्होंने आइसिस और आइसिस का साउथ एशिया में क्या इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर चर्चा किया है। तो कबीर, स्वागत है आपका पुलियाबाजी। शुक्रिया भाइयों, शुक्रिया। तो कबीर, सबसे पहले तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं हम हमेशा। तो ये आइसिस, पहले तो आप बताइए आपको इंटरेस्ट कैसे आ गया ये आइसिस के बारे में किताब लिखने का? हाँ, तो ये चीज मुझसे काफी लोग पूछते हैं, क्योंकि मतलब ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आप सुबह उठते ही आपको लगे हाँ आप काम पे चला जाए। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें कैसे फंस गए आप। हाँ। और बेसिकली जिससे पहले मैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्चर था, उससे पहले मैं जर्नलिस्ट था। और मैं ऐसा जर्नलिस्ट था जिसको अगर आप फॉरेन पॉलिसी बीट दे भी तो जो यूजुअल भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत इंग्लैंड, जो नॉर्मल जो चीजें होती है, और ऑफ कोर्स मैं भारत पाकिस्तान बोल नहीं रहा क्योंकि उसके तो आप, मैं और सब एक्सपर्ट हैं। तो पूरी इंडिया एक्सपर्ट है, पूरा इंडिया एक्सपर्ट है उससे। तो मैं एक ऐसी चीज देखना चाहता था रीजन वाइज की जो थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन भारत का जो इंटरेस्ट है वो जहाँ पे प्रॉपरली कवर नहीं करा जा रहा, वो एक चीज ऐसी पकड़ी जाए जहाँ और ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है ना, क्योंकि हमारे अराउंड कितना 8 मिलियन इंडियंस वहाँ काम करते हैं। और हमारा मतलब कलेक्टिवली जो जीसीसी है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और अगर आप देखें तो इंडिया का अभी मिडिल ईस्ट में फुल टाइम पत्रकार एक भी नहीं है। हाँ, मतलब इंटरेस्ट बहुत बड़े हैं लेकिन कवरेज कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि काफी इंटरेस्टिंग रीजन है, इस पे थोड़ा काम किया जाए। और उसी समय ये इस्लामिक स्टेट का जो राइज है अराउंड 2014 के आसपास, वो बढ़ रहा था। तो मतलब उसके नेचुरली ऑब्वियसली अगर जो वहां पे न्यूज चल रही थी उस टाइम, तो उसके अंदर मैं भी एम्ब्रॉयल हो गया। सही बात है। और वैसे भी वेस्ट एशिया में बहुत कुछ होते ही रहता है, तो आपको ऐसे मौके तो बहुत मिले होंगे। मतलब ऐसा लगता नहीं, कभी उनको मन करता है बोलने का आप लोग थोड़ा संडे ले लीजिए, हमें भी जीने रोज इतना वहां पे कुछ होता है। काफी इंटरेस्टिंग जगह है, काफी इंटरेस्टिंग जगह है। बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले तो कबीर, फिर वैसे तो कई आतंकी संगठन आए हैं और गए हैं, पर ये आइसिस के बारे में ऐसा क्या अलग था आपको लगता है कि पूरे विश्व का ध्यान उसकी ओर खिंचा चला गया इतने कम समय में? देखिए, आई थिंक मतलब हम सब जानते हैं, हम अलकायदा जानते हैं, हम लश्कर ए तैयबा जानते हैं, हम जैश ए मोहम्मद जानते हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट का जो राइज था वो एक ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को कैप्टिवेट कर लिया था। और इसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट है, जो सबसे पहला रीजन है कि जिस बेस पर इस्लामिक स्टेट ने 2014 और 15 पे टेरिटरी हासिल करी, इराक में और सीरिया में, बड़े शहर मोसुल, तिकरीत इराक में, और फिर उसके बाद अलेप्पो, होम्स सीरिया में, ये बड़े बड़े शहर जो हैं और हिस्टोरिक शहर जो हैं एकदम मतलब पत्तों की तरह गिरने लगे इस्लामिक स्टेट के अंडर। और इन्होंने सिर्फ वहां पे अपना खौफ नहीं जमाया, इन्होंने धीरे धीरे करके वहां पे अपनी गवर्नमेंट जमाने की कोशिश करी। तो मतलब वहां पे अपने जो लोकल लॉज हैं, अपनी पुलिसिंग है, और अपने अपने टैक्सेशन हैं, तो ये सब जो है वो उसके अंदर वहां पे इन्होंने धीरे धीरे करके लगाने की कोशिश करी। और जब ये लोग ये कर रहे थे ग्राउंड पर, जब ये लोग टेरिटरी थमा रहे थे अपने पास, तब ये लोग साथ में जो इनका इंटरनेट प्रोपेगेंडा जो है, जो मतलब वेल प्रोड्यूस्ड वीडियोस, वेल प्रोड्यूस्ड ऑडियो, फोटोज, मैगजीन्स,
ये बहुत मतलब बड़ी तादाद में ये लोग रिलीज कर रहे थे ऑनलाइन। तो जब आप और मैं अब घर पे बैठे हुए हैं, हमें मीडिया की जरूरत नहीं थी, ये लोग खुद मीडिया बन गए थे इस्लामिक स्टेट वाले। तो जो ये लोग वहां पे कर रहे थे, जैसे वायलेंस है, बेहेडिंग्स हैं, बहुत मतलब जो खौफनाक तरीके इन्होंने अपना रखे थे इस्लामिक स्टेट में, इराक और सीरिया में, वो सीधे हमारे लैपटॉप पे, हमारे स्मार्टफोन पे एयर किया जा रहा था। तो इनको ऑटोमेटिकली इनको पता था ग्लोबल ऑडियंस कैसे बनानी है, और वो इन्होंने बनाई। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो इनका जो मतलब खौफ बना पिछले 5 साल में, वो ऐसा खौफ और किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाई थी। बिल्कुल। और ये अचानक से लेकिन कबीर आई कैसे, मतलब 2014 में अचानक से पता चला कि जैसे आई, और मतलब एकदम प्रॉपर, जिसको जैसे आप बोलते हैं इन्होंने स्टेट बना दी, जैसा ऐसा नहीं है कि जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे छुप छुप के रहती हैं कहीं कहीं पर और जंगलों में रहेंगी या कहीं क्या कहते हैं पीछे रहेंगी पर्दे के। इन लोगों ने प्रॉपर चढ़ाई करी, एक तरफ आर्मी टाइप बना करके लड़ाई वड़ाई करके टेरिटरी हासिल करी। तो ये ऐसे कैसे हो गया अचानक? देखिए, पहली बात तो 2014 में जो हमें लगता है ये लोग एकदम से आए, ऐसा हुआ नहीं। ये लोग एकदम से 2014 में इसलिए आए क्योंकि जो लीडर थे इस्लामिक स्टेट के, अबू बकर अल बगदादी, उन्होंने अल नूरी मॉस्क मोसुल में, इराक में, वहां पे 2014 में बोला कि अब ये खिलाफत बन चुका है और अभी इस्लामिक स्टेट है। जो ग्रुप है आईसिस, उसका हिस्टोरिकली आप 2006 तक ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो 2014 में ये लोग, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम हवा में निकल गए। तो ये लोग 2006 से इस पे लगे हुए थे, लेकिन 2014 में एक ऐसा मतलब इराक में तैनात बना जहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो बहुत आ चुका था इराक में। तो जो इराकी आर्मी है उनको डिसबैंड कर दिया गया था 2010 से पहले, और उससे जो सुन्नी और शिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी इराक में, वो बहुत बढ़ गई थी। तो जो वो पॉलिटिकल वैक्यूम है, उसके अंदर इस्लामिक स्टेट ने अपने आप को एंट्री करने की कोशिश करी। जब मोसुल जो इस्लामिक स्टेट के रूल के अंडर आया, तो वहां पे उनको ज्यादा मतलब लड़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो मोसुल है वो एक सुन्नी मेजोरिटी रीजन है, और जो गवर्नमेंट थी इराक की वो शिया मेजोरिटी थी। तो एक खौफ था जो सुन्नी पॉपुलेशन है इराक में, कि हमारा क्या होगा अगर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बगदाद में ऐसे ही बनी रहे। अच्छा। तो जब उनको ऐसा लगा कि हमारी जो कौम है उस पे छाया पड़ चुकी है, तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, शायद ये लोग हमें बचा सकें। तो काफी सुन्नी एरियाज हैं इराक में, उन्होंने इनिशियली सोचा ठीक है, ये हो सकता है हमें हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको बेहतर जमा सके। पर आप और मैं दोनों जानते हैं ऐसा हुआ नहीं सुन्नीस के लिए वहां पे। हाँ, और आपने लिखा भी है ना, मतलब यूएस ने जब नई सरकार स्थापित की वहां पर, तो उस सरकार में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था सुन्नी लोगों के लिए, तो शायद उस वजह से भी एक जरिया मिल गया उनको आईएस को सपोर्ट करने। सिर्फ सरकार में नहीं था, मिलिट्री में भी नहीं था। और जो मिलिट्री में जो था वो बहुत थोड़े नंबर्स में था, और जो मिलिट्री में था वो जो टॉप जनरल लेवल्स जो हैं, जो मिलिट्री की जो टॉप जो पोजीशंस होती हैं, उसमें भी नहीं था, उसमें भी ज्यादातर शिया थे। तो जो डिस्पैरिटी थी दोनों के बीच में, जो प्रॉब्लम्स थी दोनों के बीच में, उसमें जितना जो पॉलिटिकल वैक्यूम निकल रहा था, उसके अंदर इस्लामिक स्टेट ने धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाने की कोशिश करी। और जो खौफ था सुन्नियों में, जैसा मैंने भी बताया, उसके अंडर उन्होंने कोशिश किया कि ठीक है, इनका जो खौफ है वो हम उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो जब वो मोसुल में घुसे थे जब 2014 में, तो वो लोग सीधा बंदूकें लेके नहीं घुसे थे। वो जब घुसे, उन्होंने कहा हम आपको खाना देंगे, हम आपको फ्री में मेडिकल एड देंगे, और ऐसी जो मतलब जो काम एनजीओज करते हैं, वो उस माइंडसेट पे घुसे अंदर। इस तरह से उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया वहां पे। लेकिन ऑफकोर्स उनका जो पूरा मकसद था वो खिलाफत का था, और धीरे धीरे उन्होंने उस पर जब काम करना शुरू किया, तो फिर जो लोकल पॉपुलेशन भी हैं उनको पता लगा कि ये लोग हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ही हैं आखिर। तो ये लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पहले से थी तो लोगों को, लेकिन तब इतनी पॉपुलर नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आता था। ये भी एक मैं ट्रेंड देखता हूँ कि काफी सारे जो एकदम फंडामेंटलिस्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एक ऊपरी बनावट रखती हैं कि हम जो हैं बहुत ही समाज सेवी टाइप के हैं, तब तक जब तक उनके पास पावर नहीं आ जाए। पावर आने के बाद में वो उनका खूंखार रूप जरा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। हाँ, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ये भी बड़ी सिमिलर सी चीज थी। ऑफ कोर्स इस्लामिक स्टेट पहले भी अपना लड़ाई कर रहा था वहां पे इराकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इराक में उस समय बहुत सारी इंसर्जेंसीज थी और इस्लामिक स्टेट उनमें से एक थी। तो लेकिन इनका जो असली राइज शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब इनको पता लगा कि जो सिविल वॉर है सीरिया में, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। तो इराक में तो ये लोग थोड़ा फिर भी
धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे, क्योंकि इराक में अमेरिकन फोर्सेस भी थी, और इराक में जो उनकी जो मिलिट्री है, अगर वो उसको डिसबैंड कर भी दिया था, लेकिन वो फिर भी काफी तैनात मिलिट्री थी। लेकिन सीरिया में कंप्लीट पॉलिटिकल और मिलिट्री वैक्यूम बन चुका था। तो उस टाइम पे इस्लामिक स्टेट के जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे करके अब सेल्स शुरू करेंगे सीरिया में। तो अल्टीमेटली जब आपको याद होगा, जो सीरियन सिटीज हैं अलेप्पो, होम्स, वहां पे फाइनली इस्लामिक स्टेट ने अपनी कैपिटल स्थापित की थी, इराक में नहीं करी थी, क्योंकि वहां राका में ना। हाँ, राका में। तो उनके लिए सीरिया एक रिलेटिवली आसान अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। तो जब वो सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई और वहां पे प्रेसिडेंट बशर अल असद की फोर्सेस, अल कायदा फोर्सेस, लोकल फैक्शंस, कुर्द फैक्शंस, ये सब जब आपस में लड़ने लगे, तब उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी इस्लामिक स्टेट को कि हम यहाँ पे अब अपना खिलाफत आराम से स्थापित कर सकते हैं, और उन्होंने जैसे आप और मैं जानते हैं किया भी वो। और इतने साल चला के रखा सरप्राइजिंगली। मतलब 2014 में भी जब खिलाफत का मोसुल में ऐलान किया गया, वो हमें पता था कि ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, 5-6 साल लगा लीजिए आप। मतलब अल-कायदा जैसा नहीं होगा जिसमें मतलब लॉन्गिविटी हो। हाँ। क्योंकि ज्योग्राफी होल्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है, स्टेट के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इंसर्जेंसी के लिए तो आप सोच ही भी सकते हैं। वो तो ठीक बात है। और एक बार हमें वो भी पता था कि 2014 में पता था कि अगर इन्होंने ज्यादा टेरिटरी ली तो वेस्टर्न फोर्सेस जो है वो आके इसको कन्फ्रंट जरूर करेगी। और एक बार अगर कन्फ्रंट, स्पेशली एरियल कैंपेन्स जब हुए रशिया के, अमेरिका के, तो वो पता था कि टेरिटरी बहुत जल्दी इनके हाथ से निकल जाएगी और ये लोग वापस पुराने फॉर्म में, मतलब इंसर्जेंसी के फॉर्म में वापस जाने में मजबूर हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी क्षमता का सबूत तो सीरिया में दिया जबकि स्थापना हुई थी इराक में। फिर वापस मोसुल कैसे कैपिटल हो गया, या फिर इतना महत्वपूर्ण सेंटर क्यों हो गया उनके लिए? देखिए, मोसुल का ऐसा था कि मोसुल मेरे ख्याल से इतना महत्वपूर्ण उसके बाद बना नहीं। जो काफी इस्लामिक स्टेट का जो ऑपरेशंस थे और इस्लामिक स्टेट का जो इंटरेस्ट था, वो ज्यादातर सीरिया में शिफ्ट हो चुका था इस टाइम तक। अच्छा। क्योंकि इराक में जो यूएस फोर्सेस हैं वॉशिंगटन डीसी की, वो फिर से बिजी हो गए थे बगदाद को स्ट्रेंथन करने में। जो बगदाद में जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो, पर उसको स्ट्रेंथन करने में साकार हो रहे थे। और जो एंटी टेरर स्क्वाड्स हैं इराक की, वो काफी सक्सेसफुल होती जा रही थी। तो जो उन्होंने इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट नॉर्दर्न इराक में कैंपेन्स किए, वो काफी सक्सेसफुल हो रहे थे और इस्लामिक स्टेट को काफी प्रॉब्लम हो रही थी उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की। तो वो धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट सीरिया में इसलिए चला गया क्योंकि वहां पे अपना इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना और रिलेटिवली सेफली रहना ज्यादा आसान हो गया था इराक से। तो इसलिए हमने देखा कि अभी भी आप देख लीजिए सीरिया में ज्यादातर वैक्यूम्स हैं। चाहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहे कि हमने इस्लामिक स्टेट को हरा दिया है, पर वो हराने का मतलब ये होता है कि ठीक है, वो मैं सहमत हूं कि उनकी ज्योग्राफी चली गई है, जो ज्योग्राफिकल होल्ड था वो चला गया है, लेकिन ग्रुप अभी भी वहां पे है मेरे हिसाब से। तो लेकिन मौसुल शायद इसलिए भी ज्यादा फेमस है, वहां पे उन्होंने जो अपना खूंखार तत्व था सबसे पहले वहीं दिखाया वहां के। और ये ऐसा एक नया भी ट्रेंड है, जैसा अफगानिस्तान में तालिबान ने भी किया था। ये पुराने, मतलब हजारों साल पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने तोड़ने शुरू करे। तो ये भी एक नया ट्रेंड क्यों है? मतलब ये आपको क्या लगता है? मतलब इतने टाइम से और भी खिलाफतें भी बहुत रही हैं और इस्लामिक रूल तो बहुत रहा ही है उस पूरे एरिया में 1000 साल से ज्यादा से। लेकिन जैसा जो उन्होंने यजीदियों के साथ में अत्याचार किया, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स तोड़े, खासकर मतलब मेरे को मौसुल को लेके तो इन लोगों से जाती खुंदक है क्योंकि मैं वहां रहा 3 महीने। अच्छा। तो जिस तरह से उन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई मौसुल की और वहां के नैनवा की, जी, तो ये ऐसा ट्रेंड क्यों है अभी आजकल? देखिए, जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है, जो जैसे आपने सही कहा, अफगानिस्तान में तालिबान ने बामियान में किया था और फिर उन्होंने यहाँ पे सीरिया ने भी किया, नैनवे में और कई दूसरी जगहों पर। इनका ये मानना है कि ये जो मूर्तियां हैं या ये जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, ये इनके जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, या इनका इंटरप्रिटेशन जो है पॉलिटिकल इस्लाम का, वो बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जो ये पहले बनाए गए, इसमें ज्यादा सूफी ट्रेड्स हैं या इसमें ज्यादा लिबरल ट्रेड्स हैं। तो ये लोग, इनके हिसाब से ये जो सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं इस्लाम के, वो इनके जो इंटरप्रिटेशन है उसके खिलाफ है। तो इनका, जब आप कुछ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट, जैसे तालिबान ने जब बामियान मूर्तियों को उड़ाया था मिसाइल से, वो जो अभी जो इमेजेस जो हैं वो अभी भी आपको और मेरे को याद है अच्छे से, है ना। तो एक दो चीजें होती है उसमें। एक तो उनका जो थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, एक वो होता है,
और दूसरा ये होता है कि जो आपका थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो आप दूसरे मुसलमानों को, हमें ज्यादा नहीं पर दूसरे मुसलमानों को इस तरह के से बताएं कि उनको वो कभी फिर से बुलाया ना जा सके। पर वो जो थियोलॉजी वाली चीज, वो तो मैं मानता हूँ कि इनका ऐसा है, पर मतलब इस्लाम भी अभी क्या कहते हैं 1000 साल से पुराना है। मतलब सन 2000 के बाद में, मतलब आज की डेट में सबसे खूंखार इंटरप्रिटेशन हो, ये इसका क्या रीजन है कि मतलब दुनिया कहने को ज्यादा मॉडर्न हुई है, तो उसके बाद में ये बैकलैश है या क्या है? मतलब 200 साल पहले तो ऐसा किसी ने नहीं किया, 500 साल पहले ऐसा किसी ने नहीं किया, ये आज जैसा तो कभी किसी ने नहीं किया, ये अनप्रेसिडेंटेड है, राइट? हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसका मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक उत्तर नहीं है ना। बड़ा मुश्किल है इसको एसरटेन करना कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर इसमें थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इस्लामिक स्टेट जो है, इसका जो प्रीवियस ग्रुप जो था, जो प्रीवियस अवतार जो था, जिससे पहले अवतार था, वो अलकायदा इन इराक था। अच्छा। हाँ, तो जो इस्लामिक स्टेट के जो आइडियोलॉग जो है, उनका जो नाम था जरकावी, और वो एक ऐसे आदमी थे जो काफी रेडिकल थिंकिंग के थे। अच्छा, जरकावी तो अलकायदा में ही नंबर 2 हुआ करता था ना पहले? हाँ, तो जरकावी को अलकायदा में ओसामा बिन लादेन इसलिए लाया था क्योंकि वो उनको जरकावी इराक में काफी पॉपुलर हो चुके थे। लेकिन बड़ा मजेदार किस्सा है इसके बारे में कि वो पॉपुलर कैसे हुए। जरकावी एक अपकमिंग जिहादी थे इराक में, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो। हाँ, एंड तो उनको जो लोकल फैक्शंस थी इराक में, वहां पे उनका नाम थोड़ा बहुत चलने लगा था, जो लोकल वॉरलॉर्ड टाइप जो होते हैं जैसे अफगानिस्तान में होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2003 या 4 दोनों में से एक सालों में कॉलिन पावल जो थे अमेरिका के, उन्होंने जरकावी का नाम एक टेस्टिमनी में लिया यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें वो बता रहे थे कि इराक पे युद्ध करना जरूरी क्यों है। और ओवरनाइट जरकावी एक बहुत पॉपुलर फिगर बन गए क्योंकि कॉलिन पावल ने उनका नाम ले लिया यूनाइटेड नेशंस में। और उस टाइम तक, उस कॉलिन पावल स्पीच तक, जरकावी इतने बड़े प्लेयर नहीं थे इराक में। लेकिन वो सडनली आफ्टर कॉलिन पावल ने उनका नाम लिया, वो एकदम से अपने आप को ओसामा बिन लादेन के कंपैरेटिव में देखने लगे। और उस टाइम पे अलकायदा को ऐसा एक बंदा चाहिए था जो जिसको दुनिया जानने लगी हो, और सिर्फ ऐसा एक बंदा एक ही था, वो था जरकावी। तो लेकिन जरकावी काफी मुफट टाइप आदमी था, और ओसामा बिन लादेन से भी उसकी पट्टी नहीं थी। और ओसामा बिन लादेन चाहता था जरकावी और उसका जो ग्रुप है अलकायदा इन इराक, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करे अमेरिकन और इजरायली टारगेट्स पे। जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट हैं, वो बोथ मिलिट्री एंड गवर्नमेंट, वो उन पे टारगेट करे। लेकिन जरकावी कहता था कि अलकायदा और ओसामा बिन लादेन बहुत धीरे काम करते हैं, और ऐसे इस्लामिक खिलाफत नहीं बनेगी अगर हम सिर्फ अमेरिकन और इजरायली टारगेट्स पे टारगेट करेंगे। तो जो अब आप देख रहे हैं वो ये अलकायदा इन इराक और जरकावी की थिंकिंग थी। इस थिंकिंग को लेके बगदादी लोग एकदम आगे बढ़ गए, और फिर इस्लामिक स्टेट इस थिंकिंग पे बना है कि ऐसी अलकायदा भी रेडिकल इनफ नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो खिलाफत और एक जो इसको कहते हैं यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा बनाएंगे, और अलकायदा जैसे ग्रुप्स अभी तक फेल करे हैं और इनके बस की नहीं है, ये हम करेंगे। तो जो हमने इस्लामिक स्टेट का खिलाफत देखा वो इस थिंकिंग पे बड़ा था। तो जैसा बेसिकली आप कह रहे हैं कि कोई भी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप आएगा तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा तुम उतने फंडामेंटलिस्ट नहीं हो जितना होना चाहिए। बिल्कुल। और आप इस तरह से चलते जाएंगे तो हमेशा कल का फंडामेंटलिस्ट जो है वो गुजरे हुए कल वाले फंडामेंटलिस्ट से ज्यादा खूंखार और ज्यादा कट्टर रहेगा। बिल्कुल। और ये जो आपने बड़ी अच्छी बात करी अभी कि हमेशा किसी ग्रुप में, चाहे वो ग्रुप क्या है, हम फंडामेंटलिस्ट नहीं, हम कंजर्वेटिव हैं, लेकिन उस कंजर्वेटिव ग्रुप के अंदर भी फंडामेंटल थिंकिंग कई लोग की जरूर होती ही होती है। एंड मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, अगर आप अभी अमेरिका यूरोप में जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप्स हैं वो देखें, वो भी सेम है, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन फंडामेंटल थिंकिंग के साथ आते हैं। तो इसमें भी मतलब सेम सिचुएशन थी, कुछ अंतर्यत नहीं था इसमें। तो ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि समय के साथ में ये बढ़ता कैसे जाएगा और पहले से ज्यादा, और चेंज की स्पीड तो जैसे बोलते हैं कि बढ़ ही रही है। जी, लेकिन तो थोड़ा तो डिफरेंट जो था इसमें वो ये था कि जैसे जो इस्लामिक स्टेट ने इंटरनेट का यूज किया, बहुत अच्छे से वीडियोस प्रोड्यूस करके कि बताया कि कैलिफेट में क्या होता है, हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते हैं।
जो फॉरेन फाइटर्स जो उनके पास गए, आपको पता होगा यूरोप से काफी लोग गए और वेस्ट से काफी लोग गए, लेकिन ज्यादातर उसमें से ये लोग वो गए जो मेरे हिसाब से थियोलॉजी के लिए कम गए, लेकिन जिसको कहते हैं मेरे को हिंदी में नहीं पता, बट जिसको कहते हैं चीप थ्रिल्स जो होते हैं, एडवेंचर के लिए, थोड़े रोमांच के लिए। हाँ, तो काफी लोग ऐसे गए जो उसमें रोमांस उनको मिला, उनको लगा कि अरे वहां पे जाके हम बंदूकों से खेल सकते हैं, हम बंदूकें चला सकते हैं, हमारे अंडर 500-600 लोग होंगे, हम उनको कंट्रोल करेंगे, हम उनको मतलब एकदम राजा की तरह उनके ऊपर बैठेंगे। तो ये जो एक फिक्शन बना दी थी इस्लामिक स्टेट ने, वो बहुत अच्छे से उन्होंने पैकेज करके, बहुत अच्छी मार्केटिंग करके उन्होंने उसको बेचा इंटरनेट के थ्रू। लेकिन जब वो इंटरनेट के थ्रू ये कर रहे थे, उनको ये भी पता लगा कि जो हम इंटरनेट पे लगा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आ जाएगा। तो जब उनको ये पता लगा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी यहीं से सब कुछ उठा रही है, हमारी कवरेज कर रही है, हमारी मार्केटिंग कर रही है, तो उन्होंने उस पर ज्यादा और ध्यान दिया। और इसलिए जो हम ब्रांड देखते हैं आज, वो इस्लामिक स्टेट का इतना आगे बढ़ चुका है कि जो ओल्ड स्कूल ग्रुप्स जो हैं, अलकायदा जैसे और तालिबान जैसे, वो भी पीछे रह गए। मतलब उनका रिक्रूटिंग का तरीका ही उनके पॉपुलैरिटी का एक जरिया बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कबीर, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि टेररिज्म एक्चुअली एक थिएटर है, और टेररिस्ट का, आतंकवाद का जो इमीडिएट शिकार होता है, जैसे किसी ने बम छोड़ा कहीं पे और कोई शिकार हो गया उसका, तो शायद आतंकवाद का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वो शिकार नहीं है, उससे बड़ी चीज है, शायद सरकार है या फिर अमेरिका है या और कुछ। तो उस नजरिए से अगर देखें तो ये इंटरनेट और ये जरिया उनके लिए तो एग्जैक्टली वही काम कर रहा था जो उनको करना था, बॉम्ब अटैक करके या फिर और कुछ कर। जी देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे अगर आप जैसे लोग जिस तरह से इस्लामिक स्टेट ने अपना आपको मार्केट किया, लोगों को ज्यादातर लगेगा अच्छा ठीक है, हम लोगों ने इसको ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनके पास खिलाफत थी, ज्योग्राफी थी, और वहां पे जाके लोग रह सकते थे इस्लामिक स्टेट के इंटरप्रिटेशन और शरिया के हिसाब से और ये सब। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप्स हैं, उनका अगर थियोलॉजिकल और रिलीजियस ग्राउंडिंग स्ट्रांग नहीं है, तो ये लोग ज्यादातर इतने टाइम तक और इतने बड़े स्केल पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो देयर इज मतलब एक गैप है बिटवीन जो बेस है इस्लामिक स्टेट का, जो जिस तरह से बेस चुना जाता है, जिस तरह से हायरार्की चुनी जाती है, और जो वो लोग मार्केट करते हैं इंटरनेट पे, इसमें बहुत बड़ा मेरे ख्याल से डिफरेंस है। तो जब अगर कोई फॉरेन फाइटर अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस या बेल्जियम छोड़ के गया और सीरिया पहुंचा इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए, तो उसको भी वहां पे बहुत बड़ा अंतर पाया कि जो हमें लग रहा था हम सिर्फ यहाँ पे जाके प्योर इस्लामिक खिलाफत में रहेंगे और ये हमारी जमीन है, अब उनको भी वहां पे पता लगा कि यहाँ हायरार्कीज हैं, यहाँ पे जनरल्स हैं, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है और यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी है। अगर आप इंडियन केसेस देखिए, जो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से जो 2-3 लड़के गए थे कल्याण से, वहां पे जाके उनको कितना मिसट्रीटमेंट किया गया। तो विद इन दैट प्योर लैंड, उस प्योर इस्लामिक लैंड के अंदर भी रेसिज्म था, उसके अंदर भी मतलब अरब्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, फॉरेन फाइटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, जो साउथ एशिया से गए थे उनको नहीं दिया गया। तो एक मतलब बहुत कॉन्वोल्यूटेड इकोसिस्टम था, एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसको मार्केट करके बताया गया कि ये एकदम ऐसा है, लेकिन वहां पे जाके भी लोगों को पता लगा कि जो रिलीजियस ग्राउंडिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसके बिना वैसे भी इस्लामिक स्टेट जैसा ग्रुप ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा, जो रिलीजियस ग्राउंडिंग जो है। और इस थियोलॉजिकल ग्राउंडिंग पे ज्यादा काम हमने पढ़ा नहीं है और किया नहीं जाता मेन स्ट्रीम मीडिया में एटलीस्ट, बिकॉज जो उनका मार्केटेबल वायलेंस जो है, जो इतने अच्छे वीडियो प्रोड्यूस करके बिहेडिंग्स के म्यूजिक के साथ एकदम वीडियो गेम की तरह जो बनाते हैं, वो ज्यादा हमारी और आपकी कॉन्शियस को कैप्टिवेट करता है। लेकिन जो थियोलॉजिकल ग्राउंडिंग है इस्लामिक स्टेट की, इस्लाम में जो उनका इंटरप्रिटेशन है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, और उसके बिना ये ग्रुप इतनी आगे बढ़ता नहीं। वही मतलब लोगों को उन्होंने प्लेसमेंट इंटरव्यू में जबरदस्त वीडियो दिखाया, पर जब वो लोग गए रिक्रूट होके तो उनको लगा अरे ये दुनिया तो वैसी है जैसे हम लोग आए थे। तो वही मतलब उनको ब्यूरोक्रेसी और वही सीईओ सीएफओ सब मिले वहां पे। और ये एस्पेक्ट और ये पहलू जो है काफी लोग देखते नहीं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और खूब सारे
मतलब जैसे लोग रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी हैं, तो वो एक तरह से आपस में भी compete कर रही हैं कि हमको तुम ज्वाइन करो, हमको तुम ज्वाइन करो। और अफगानिस्तान बहुत अच्छा, जो आप कह रहे हैं अभी, अफगानिस्तान बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जो इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है, जो आईसिस जो खोरासान जो अफगानिस्तान में बना है, उसमें अगर आप डायसेक्शन देखें कि कौन कौन ज्वाइन किया है उसमें, मोस्टली वो इधर वो लोग हैं जो तालिबान में थे पहले, लेकिन उनकी वहां दाल नहीं गली, उनको वहां पे हायरार्की में ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन नहीं मिली होगी, या उनको पैसा नहीं मिला होगा, तो उन्होंने रैंक्स ब्रेक करके जाके इस्लामिक स्टेट में ज्वाइन कर लिया। बिकॉज इस्लामिक स्टेट इतना स्ट्रांग ब्रांड बन चुका था कि अगर आप तालिबान में आज हैं, शाम को आपने तालिबान छोड़ दिया और रात को आपने आईसिस ज्वाइन कर लिया अफगानिस्तान में, सुबह सबको पता होगा कि आप आईसिस में हैं। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल अपना नाम जताने की। ग्लोबल मार्केटिंग इतना अच्छा है कि लोकल फ्रेंचाइजी जो है वो आगे अच्छे से उसका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर आप काफी जर्नलिस्ट से बात करें जो वेस्ट में है, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट बहुत क्लोजली कवर किया है, इंडियन मीडिया ने तो ज्यादा किया नहीं, लेकिन जो वेस्ट में जो जर्नलिस्ट है उन्होंने जो किया है, 2-2.5 साल बाद उनको थोड़ा महसूस हुआ, अरे इन्होंने हमारी तो मतलब हमसे बहुत अपनी खुद की मार्केटिंग निकलवा ली है। एक जर्नलिस्ट था, इटालियन जर्नलिस्ट था, उसको इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स ने कैप्टिव बना रखा था कई महीनों के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर उसको रिहा किया गया और उसने बीबीसी में इंटरव्यू दिया, और उसने खुद कहा, वही जर्नलिस्ट है, उसने खुद कहा कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो मीडिया वाले हैं उनको इस्लामिक स्टेट ने इतने अच्छे से कैसे यूज किया, और हमने ऐसे उनको इतने अच्छे से यूज हमें कैसे करने दिया। वही। ठीक है। तो एक बात और, कबीर, आपने मोनोग्राफ में आपके लिखा है कैसे उन्होंने टेलीग्राम और उनके खुद के एप्स भी बनाए थे, डॉन वगैरह, जिसका आपने नाम लिखा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे टेक्नोलॉजी का हाँ फायदा उठाया, हाँ कुछ नया क्या था इसमें? हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज थी जो इस्लामिक स्टेट ने काफी मतलब अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने की यूज किया। तो बेसिकली जो काफी लोग जो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किए, जो फॉरेन फाइटर्स थे, जो आए दूसरे अरब देशों से, यूरोपियन देशों से, एज फार एज ऑस्ट्रेलिया से, काफी लोग इनमें एजुकेटेड लोग थे, मेजोरिटी बल्कि मैं कह सकता हूँ एजुकेटेड लोग थे। इंजीनियर्स हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, डिग्री वाले लोग हो गए। तो ये लोग जब आए, ये लोग ऑफ कोर्स इन्होंने इंटरनेट इकोसिस्टम बनाना शुरू किया, बट ऑल्सो जो दूसरी टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको यूज करना शुरू किया। आपने देखा होगा सीरिया में क्रूड ड्रोन्स भी यूज करे थे, तो मतलब ड्रोन्स को एक क्रूड बॉम्ब्स नीचे लगा के यूज किया इस्लामिक स्टेट। लेकिन सबसे बड़ा सक्सेस जो था इनके लिए वो ये था कि इन्होंने, जो आप और मैं एप्स यूज करते हैं ऑनलाइन अपने दोस्तों से बात करने के लिए, अपने परिवार से बात करने के लिए, इन्होंने सेम एप्स को वेपनाइज किया अपना मैसेज बाहर पहुंचाने के लिए। और ये जो एप्स जो हैं, इन्होंने फायदा उठाया एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, इन्होंने फायदा उठाया प्राइवेसी डिबेट्स का, कि एक बीच में अभी एक यूरोपियन लॉ आया है जिसमें जो यूजर्स जो हैं वो डिमांड कर सकते हैं कि जो उनकी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं ट्विटर या फेसबुक पे, वो कोर्ट के थ्रू फोर्स करें कि ट्विटर और फेसबुक उसको डिलीट कर दे। तो ये कोई भी कर सकता है। तो अगर आप कल इस्लामिक स्टेट वाले हैं, आप ये लॉ यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो जो मैंने प्रो इस्लामिक स्टेट ट्विटर पे ट्वीट्स किए थे 2015 में, वो मेरा पर्सनल मामला है, आप उसको डिलीट करिए, और कोर्ट को करना पड़ेगा। तो ऐसी जो डिबेट्स चल रही हैं अभी प्राइवेसी पे और टेक्नोलॉजी पे, इन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। तो टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जो इन्होंने काफी यूज किया। इनिशियली इन्होंने शुरू किया था फेसबुक और ट्विटर पे, और लेकिन काफी प्रेशर आया बोथ सिविल सोसाइटी से और सरकार से कि आप कुछ करिए कि आपके प्लेटफॉर्म्स इस्लामिक स्टेट यूज ना कर पाए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप एक प्लेटफॉर्म से उनको हटाएं तो 5 प्लेटफॉर्म और हैं। मैं आपको एक बड़ा जल्दी से एक एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है pastebin.it करके मेरे ख्याल से, तो उस पे बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं और मैं आपको भेज सकता हूँ, जिससे आपको ईमेल ना करना पड़े और हमेशा के लिए वहां पे कहीं पे ऑनलाइन एक उसका लिंक हो जाए। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट काफी अपना जो लिटरेचर जो है उसको होस्ट किया करता था। ना प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो pastebin.it वेबसाइट है, उसका ओनर, एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब कुछ एक आदमी है। और लेकिन वो एक आदमी जो है उसके पास 9 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो सब कुछ देखे कि कौन क्या अपलोड कर रहा है, क्या ये अपलोड जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ऐसी जो चुनौतियां जो हैं ऑनलाइन को लेके, वो काफी एक्सप्लॉइट किया इस्लामिक स्टेट ने और फोर्स किया टेक्नोलॉजी कंपनीज को
सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को, कि इस पे और डिबेट की जाए कि ये जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं इनका मिसयूज जो हो रहा है इतने रैम्पेंटली, उसको कैसे रोका जा सके। टेलीग्राम एक ऐसी चीज है जो अभी तक लोग समझ नहीं पाए इसको कैसे वो करें, क्योंकि टेलीग्राम मेरे ख्याल से रशिया होस्टेड है और मतलब वेस्टर्न इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन जब इस्लामिक स्टेट टेलीग्राम पे बात करता था, वो छोटे छोटे एप्स निम्बस और पता नहीं फलाना फलाना, जिसके आपने और मैंने नाम नहीं सुने होंगे, जो कम्युनिकेशन एप्स हैं वो यूज करते थे। तो बहुत मुश्किल है कि उनको मतलब इंटरनेट आप और मैं जानते हैं बहुत वास्ट स्पेस बन चुका है, तो बहुत मुश्किल हो गया सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, टेक कंपनीज के लिए कि इनको रोकने की कोशिश करना। तो कबीर, उससे जुड़ा एक सवाल, तो इंटरनेट से तो लोगों तक पहुंच जाते थे वो, लेकिन लोगों को फुसलाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते थे? मतलब आपने लिखा है शायद कि लोगों के बोर्डम और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फायदा उठाते थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मतलब जैसे देखिए कई एग्जाम्पल जो हैं, अगर आप थोड़ी रिसर्च देखें, जैसे जो बेल्जियम जो अटैकर्स जो थे जिन्होंने पेरिस में अटैक किया था, जो ब्रसल से आए थे, तो काफी उनको उत्साहित इसलिए कैसे किया गया कि वो जो इकोसिस्टम जो था जिसमें ये जो लोग हैं बेल्जियम में रह रहे थे, वो इकोसिस्टम काफी फ्रैक्चर्ड था। वो मतलब जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थी वहां पे, बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन रिलीजन्स, एसिमिलेशन की इश्यूज जो काफी डेकेड से यूरोप में थे बिटवीन कम्युनिटीज, उनको पता था ये इश्यूज हैं वहां पे, और वो लोग इसका फायदा उठाते थे। अपना जो ऑनलाइन कंटेंट कैसे टेलर करना, किसको भेजना, किसको टारगेट करना, तो ये एक बहुत मतलब उन्होंने एकदम दिमाग लगा के इस पे काम किया। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज जो इस्लामिक स्टेट ने करी, और मैं इस वापस हायरार्की की बात पे आ रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात पे आ रहा हूँ जो हमने पहले बात की थी, कि डॉक्यूमेंट्स रिलीज करे इस्लामिक स्टेट ने 2014-15 में कि जो उनके जो सपोर्टर्स हैं इंटरनेट पे, उनका जो रैंक है इस्लामिक स्टेट में, खिलाफत में जो उनका रैंक है, वो सेम रैंक है जो लोग सीरिया और इराक में नीचे बंदूक के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जो लोग लड़ना चाहते थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे सीरिया पे, उनको सेम रैंक इस्लामिक स्टेट ने दिया कि आप इनसे कम नहीं है, आपका रोल ऑनलाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेंडा फैलाना और रिक्रूटमेंट करना, जितना ही इस बंदे का है जो नीचे अलेप्पो में या रक्का में लड़ रहा है। तो जो ये रैंकिंग दी गई, इंटरनेट मुजाहिद कहा गया उनको, इससे काफी लोग उत्साहित हुए और उनको लगा कि हाँ, हमारा काम खिलाफत के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये जो नीचे लड़ रहे हैं उनका है। तो ऐसी ऐसी चीजें करके इन्होंने जो अपना इकोसिस्टम बिल्ड किया, उसमें इनको बहुत सहमति पाई गई। और इससे हमने देखा कि इतने सारे लोग, जैसे शम्मी विटनेस था मैं बैंगलोर में, जो जिनको सबको लग रहा था कि ये एक साउथ एशियन आदमी है, यूके बेस्ड आदमी है, अल्टीमेटली फाइनली पता लगा बैंगलोर में एक इंजीनियर है। और ये था शामी विटनेस जो था, वो मेरे को याद है जब मैं जर्नलिस्ट था, हम इसको ट्विटर पे फॉलो किया करते थे, इसके कम से कम 30,000 फॉलोअर्स थे। और इसको अगर आप डीएम करें तो ये आपसे खुलेआम बात करा करता था इस्लामिक स्टेट के बारे में, आपको बताता था इस्लामिक स्टेट के बारे में। अच्छा। तो ये लोग ऐसे इंटरनेट को यूज कर रहे थे और ऐसे इन्होंने सिस्टम्स बना रखे थे, तो जो भी इंटरनेट पे रेडिकलाइज कर रहा था और जो लड़ रहा था नीचे, उसके पीछे पूरा एक इकोसिस्टम बहुत स्मार्टली क्रिएट किया गया था कि इनको हमेशा उत्साहित कैसा रखा जा सके कि ये लोग खिलाफत के लिए काम करते रहें। सही, ठीक है। तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो अब 50 एपिसोड पार हैं और इस बार तो प्रणय हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हैं कैमली। अरे ये कैमली क्या है सौरभ? अब देखो, अंग्रेजी हम तुम लोगों की मातृभाषा तो है नहीं, और अंग्रेज लोगों का एक अलग तरीका होता है ना बोलने का स्टाइल भी, वर्ड्स की चॉइस भी। जैसे वो लोग कभी मीटिंग प्रीपोन नहीं करते हैं, रीशेड्यूल ही करते हैं या रीस्केड्यूल। हाँ, और शेड्यूल भी यूके और यूएस में अलग अलग ढंग से बोलते हैं। पर ये ख्याल क्यों आया आपको? अब मैं सोच रहा था कि काफी लोग हैं, खासकर जो विदेश काम करने जा रहे हो या घूमने ही जा रहे हो, या यहाँ से यूएस यूके में बहुत कॉल्स उनके रहते हो, तो उनको अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज ट्यूटर ही मिल जाए तो उनके लिए कितना आसान हो जाए, नहीं? अरे यही तो कैम्बली करती है, CAMBLY। फोन पर इंस्टॉल करो और एक इंग्लिश ट्यूटर जिसकी मातृभाषा इंग्लिश हो, उससे इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को रिसेंटली एक नर्स मिली थी जो IELTS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उसको एकदम ऐसी ही ऐप चाहिए थी। तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये भी है कि
24/7 दिन रात कभी भी बात करिए अपने ट्यूटर से। और अगर आप कूपन कोड पुलियाबाजी यूज करेंगे तो आपको उनके वेबसाइट पर उनके क्वार्टरली प्लान पे 32% डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या बात है। तो अगर आप या आपका कोई जान पहचान में फिरंगी स्टाइल इंग्लिश सीखना चाहता है तो कैमली इंस्टॉल कीजिए, और पुलियाबाजी लिसनर होने के नाते 32% डिस्काउंट अलग। बढ़िया। तो अब आ जाते हैं इस्लामिक स्टेट और भारत के बारे में और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश में आईएस की मौजूदगी एकाएक बढ़ गई ना, तो वो कैसे हुआ, बांग्लादेश में ही क्यों? देखिए, बांग्लादेश में पहली बात तो जो मेजर इस्लामिक स्टेट का जो अटैक हुआ था 2016 में आर्टिजन बेकरी में, वो इतना लोकल जो ग्रुप्स हैं वहां के, जो लोकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं बांग्लादेशी, और वो प्रॉब्लमैटिक ग्रुप्स हैं सारे, वो उसके थ्रू नहीं आया था। जो अटैक हुआ था आर्टिजन बेकरी पे, जो पुश किया इन लड़कों को अटैक करने के लिए, वो ज्यादातर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से हुआ था। मतलब जो बांग्लादेश के इकोसिस्टम थे, जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे, वो इसमें ज्यादा उनका काम हाथ नहीं था उस टाइम पर। और जो लड़कों ने जिन्होंने अटैक किया था आर्टिजन बेकरी ढाका में, वो जो लड़के थे वो काफी पढ़े लिखे लड़के थे। मेरे ख्याल से 2-3 लड़कों ने उसमें कनाडा और यूके से डिग्रीज कर रखी थी, एडवांस डिग्रीज यूनिवर्सिटीज। तो वो बहुत डिफरेंट था जो प्रो आईसिस थ्रेट परसेप्शन अभी बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं। जो अभी बांग्लादेश में थ्रेट देखे जा रहे हैं वो जैसे ग्रुप्स हैं हिजबुत तहरीर करके, जो जिनको कहा जा रहा है कि मतलब ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके जो काफी लोग हैं वो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी पे धीरे धीरे लीन करते जा रहे हैं। ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनपे तैनात रहना जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बांग्लादेश की, वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं, और जो लोकल एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, इनको ज्यादातर पता होता है ये ग्रुप्स कौन है। प्रॉब्लम जो आती है वो होती है जो रेडिकलाइज हो रहा है आदमी बैठे बैठे घर पे। आप जो जितनी भी अच्छी पुलिस कर लीजिए, आप हर घर को पुलिस नहीं कर सकते। और जो आर्टिजन बेकरी अटैक जो हुआ था वो एग्जैक्टली यही हुआ था कि जो ये लड़के थे किसी को पता नहीं था, उनके पेरेंट्स को पता नहीं था, और उनके जो पेरेंट्स थे वो काफी वेल टू डू फैमिलीज से थे। ऐसा नहीं है कि वो पॉवर्टी से आए थे, खाने पीने को कुछ नहीं था उनके घर पे, तो उन्होंने उनको मतलब बहका के इस रास्ते पे ले जाया जा सका। वो रेडिकलाइजेशन उनके घर पे बैठे बैठे, एजुकेटेड लोग के घर पे बैठे बैठे हुआ था। तो जो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन की, वो बांग्लादेश की रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम है। इस्लामिक स्टेट ने उसका फायदा उठाया। तो एग्जैक्टली इस्लामिक स्टेट प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश में, बट जनरल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम बनती जा रही है बांग्लादेश। अच्छा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भारत के बारे में ही। और आपने आपके मोनोग्राफ में भी चैप्टर लिखा है केरला के बारे में, और अब कश्मीर में भी क्या हो रहा है आईसिस का, तो उसके बारे में ही थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहले तो ये भारत में आईसिस एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह काम कर रहा है, ऐसा लगता है ना? ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं या फिर वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, बल्कि यहीं के लोग अपना एक फ्रेंचाइजी मॉडल लगा के अपना एक झंडा बना रहे हैं कि हम भी आईसिस वाले हैं। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि इस्लामिक स्टेट इंडिया में एक फेलियर है। इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन मेरे ख्याल से नियरली 200 मिलियन के करीब की है, एंड उसमें से ऑफिशियल फिगर्स जो हैं होम मिनिस्ट्री के प्रो इस्लामिक स्टेट केसेस के, वो अराउंड सिर्फ 130 के करीब के हैं। तो मतलब इससे ज्यादा केसेस तो छोटे देश बेल्जियम और फ्रांस से निकले। हाँ, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, उसने रिजेक्ट किया है इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी को, और मतलब खुले आम रिजेक्ट किया है, क्योंकि इतने केसेस आए ही नहीं यहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट की जो आइडियोलॉजी है जिन्होंने उसको खरीदा। दूसरी बात, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है, सबसे पहले जो प्रश्न खड़ा होता है, तो ऐसा क्यों है कबीर? लेकिन मतलब ये फैक्ट तो है, लेकिन ये हमको पूछना चाहिए ना सवाल, ऐसा क्यों है? मतलब 20 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में, तो 2000 लोग भी अट्रैक्ट नहीं होते इसके खिलाफ? ये ऐसा कैसे? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं। एक तो जो मतलब इस्लाम, इस रेडिकलाइजेशन जो इंडिया में है वो बहुत डिफरेंट है जो हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं। तो जो कन्वर्जेंस है दोनों के बीच में, उसमें डायरेक्ट ब्रिजेस कुछ बने नहीं आज तक। तो जैसे यहाँ पे जो ज्यादातर रेडिकलाइजेशन है वो कश्मीर इशू को लेके होता है।
तो जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स यहाँ पे हैं वो कश्मीर को लेके ज्यादा हैं, खिलाफत को लेके नहीं है। इवन लेकिन जब कश्मीर में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा भी थी और इवन हाल फिलहाल एरिया सालों में बढ़ी भी है, हाँ तो अभी कभी ऐसा तो नहीं दिखता कि भारत के दूसरे इलाकों के मुसलमान कश्मीर में जाके लड़ाई थोड़ी करते हैं। हाँ, और ये मतलब अगेन अगर हम इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और कोई ऐसा क्लिनिकल फैक्टर नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये एक रीजन है, चाहे वो थियोलॉजिकल हो, रिलीजियस हो, सोसाइटल हो, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो जैसे हम कश्मीर में भी देखते हैं, सिर्फ बहुत कम केसेस आए हैं कश्मीर में कि जिन्होंने लोगों ने अगर कोई रेडिकलाइज हो गया केरला में, वो उठ के कश्मीर चला गया और लड़ने के लिए, एक दो केसेस आए हैं ऐसे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बहुत कम, बहुत बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम। और मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था इसी महीने एम्बेसडर तलमीज अहमद का। उसका टाइटल है व्हाई इंडियन मुस्लिम्स रिजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट डॉक्ट्रिन्स, द वायर पे पब्लिश हुआ था वो। अच्छा। और अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स दी हैं एम्बेसडर अहमद ने कि ऐसा क्यों होता है कि इंडियन जो मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम में जो है वो इतना डिफरेंट है दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज से। तो मैं मतलब उनके आर्टिकल से डिसएग्री और एग्री दोनों करता हूँ, बट इट्स बहुत अच्छा रीड है। एक थोड़ा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देता है कि ऐसा क्यों होता है। तो लेकिन मैं जल्दी से इस पे कश्मीर पे आता हूँ। आपने वो भी देखा होगा कि कश्मीर में भी जो इस्लामिक स्टेट के एक दो केसेस आए हैं, बड़े विचित्र केसेस आए थे। डायरेक्ट केसेस कोई भी नहीं आए थे, बहुत कम आए थे। तो जो कश्मीर में जो एक केस आया था, जैसे एक लोकल मिलिटेंट था जिसकी अपने ग्रुप से बन नहीं रही थी, तो उसने क्या किया, उसने जाके एक पुलिस अफसर को श्रीनगर के पास गोली मार के मार दिया। मारने के बाद वो साइबर कैफे गया। साइबर कैफे में उसने अमाक न्यूज, जो इस्लामिक स्टेट का जो सेमी ऑफिशियल मीडिया आउटलेट है, उसको ईमेल किया कि मैंने ये इस पुलिस अफसर को श्रीनगर में इस्लामिक स्टेट के लिए और इस्लामिक स्टेट के नाम पे मारा है, आप मेरे इस अटैक को कबूल करें। और अमाक न्यूज ने उसको 3 दिन बाद रिलीज कर दिया एज अ प्रेस रिलीज कि हमारे एक फाइटर ने श्रीनगर में कश्मीर में इसको मार दिया। और उससे नैरेटिव एक क्रिएट हो गया कि इस्लामिक स्टेट कश्मीर में आ पहुंचा है। अब आप ये देखिए, एक बंदा जिसने रैंक्स ब्रेक किया अपने छोटे मिलिटेंट ग्रुप से कश्मीर में, एक पुलिस अफसर को मारा श्रीनगर में, एक ईमेल भेजी इस्लामिक स्टेट को, इस्लामिक स्टेट ने एक प्रेस रिलीज निकाला, और अगले दिन नैरेटिव बन गया कि इस्लामिक स्टेट कश्मीर में मौजूद है। या फिर किसी रैली में एक झंडा लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये झंडा होगा तो इसकी फोटो जरूर कोई छाप देगा। और अगर आप झंडे देखें जो 2015 में और 16 में फहराए गए थे इस्लामिक स्टेट के कश्मीर में, उसकी जो इमेजरी है वो इस्लामिक स्टेट का जो झंडा है उससे गलत है। वो मतलब झंडा भी ढंग से नहीं बना पाए वहां पे। तो क्योंकि जो झंडे का जो डिजाइन है वो भी बहुत मतलब इवन हर लाइन जो उस झंडे इस्लामिक स्टेट के झंडे पे, उसका एक मीनिंग है उसके अंदर। तो कश्मीर में जो लोकल एक्टर्स जो है उन्होंने कोशिश की होगी कि हमारा जो लोकल मिलिटेंसी में जो ब्रांड है वो बढ़ जाए अगर इस्लामिक स्टेट का झंडा लेके हम श्रीनगर में घुस जाए। ये भी थोड़ा कंपीटिंग ब्रांडिंग एक्सरसाइज टाइप का है कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई छोटी है या उसमें से कोई आदमी निकल के आना चाहता है तो ब्रांड कैसे बनाए, चलो इस्लामिक स्टेट का तमगा ऊपर लगा लिया तो ऑटोमेटिक ब्रांडिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर इतना एक गर्म मसला है इंडिया में कि जब ये ऐसा हुआ भी तो जो पहले रिएक्शंस थे कश्मीर पुलिस के वो थे कि देखिए यहाँ पे इस्लामिक स्टेट भी आ गया है, इसलिए हमें ज्यादा तैनात रहना पड़ेगा, इसलिए हमारी फंडिंग बढ़ा दीजिए, हमारी नंबर बढ़ा दीजिए। हाँ, वो अपना बीन बजाने लगे उससे। हाँ। तो मतलब बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो इस्लामिक स्टेट का नैरेटिव जो था वो एक बंदे ने एक ईमेल से शुरू किया। तो और उसको एक ईमेल से लेके, एक प्रेस रिलीज से लेके अमाक न्यूज एजेंसी में पूरा नैरेटिव बन गया कि इस्लामिक स्टेट अब वैली में आ गया है, और ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। तो ज्यादा रेडिकलाइजेशन केरला में हुई है, कश्मीर में नहीं हुई। बट बिकॉज कश्मीर इतना हमारी सिक्योरिटी थिंकिंग में इतना कैपेसिटी लेता है कि ऑलमोस्ट विश किया जा रहा था कि इस्लामिक स्टेट यहाँ पे जरूर आएगी, कि ये मतलब इतना रेडिकलाइजेशन कश्मीर में हो गया है कि ये लोग अब इसमें भी मतलब इस्लामिक स्टेट भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स थी कश्मीर में।
इस्लामिक स्टेट एज ऑफिशियल एंटिटी एज अ हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में कभी नहीं आया और मेरे ख्याल से आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो कश्मीर में जो लड़ाई है जो कश्मीर की, उसके अंदर इस्लामिक स्टेट का जो आइडियोलॉजी है वो बैठता ही नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टर है पाकिस्तान, उसके भी तो फेवर में नहीं है ना। एग्जैक्टली, उसके फेवर भी नहीं है। तो अगर आप कई टेस्टिमनीज देखें जो इंडियन रेडिकल्स थे जो इस्लामिक स्टेट के लिए काम करना चाह रहे थे लेकिन पकड़े गए, अगर आप उनकी टेस्टिमनीज देखें, उनमें से एक बंदा जो है काफी मेरे ख्याल से दिमागी बंदा है और उसने बोला था अपने ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में, इंडियन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में, कि देखिए मेरे हिसाब से इस्लामिक स्टेट कभी कश्मीर में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो कश्मीर की लड़ाई अभी चल रही है वो है नॉन बिलीवर्स कुफारों के बीच में और पेट्रियट और नेशनलिस्ट के बीच में। जो लड़ाई जो है वो जमीन की लड़ाई है, उम्मा की लड़ाई नहीं है। तो इस्लाम, और उसने फिर ये भी कहा कि इस लड़ाई के बीच में घुसने के लिए अभी हमारे पास इस्लामिक स्टेट के पास कैपेसिटी भी नहीं है, हम इसमें नहीं घुसना चाहते। तो एक क्लैरिटी, थिंकिंग क्लैरिटी है इस्लामिक स्टेट में। इस्लामिक स्टेट ऐसा नहीं है कि उनको लगा रहे यहाँ पे मुसलमानों के अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, घुस जाओ उसके अंदर। तो काफी दिमाग लगा के उन्होंने हायरार्कीज बनाई थी और काफी दिमाग बना के स्ट्रैटेजीज बनाई थी, और कश्मीर उसके अंदर फिगर ज्यादा नहीं किया था। जहां फिगर हो रहा था वो था केरला जैसी स्टेट्स में, तमिलनाडु में केसेस आए थे, और वो ज्यादातर केसेस इसलिए थे कि हिस्टोरिक रिलेशंस जो है साउथ इंडियन स्टेट्स में और मिडिल ईस्ट में, वो उसको लेके केसेस बने थे। जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिडिल ईस्ट के बीच में और स्टेट्स लाइक केरला के बीच में, और जो पीपल टू पीपल मूवमेंट है, उसको लेकर रेडिकलाइजेशन हुआ था सदर्न इंडियन स्टेट्स में और मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में, लेकिन कश्मीर ज्यादा फिगर नहीं किया था। तो ये सारे केसेस केरल के उसी तरीके के हैं जो गल्फ जाकर के रेडिकलाइज होके वापस आए, या ऐसा वैसे भी हैं जो घर बैठ के इंटरनेट पे सेल्फ रेडिकलाइज जिसको बोलते हैं कि? तो दोनों हुआ था, लेकिन जो केरल के जो काफी केसेस हैं, मेजोरिटी केसेस भी कह सकता हूं मैं, मेजोरिटी केसेस हैं वो ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन थे, ऑनलाइन नहीं थे। तो बल्कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन कि मैं इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करना चाहता हूँ, फेसबुक पे दूसरे लोग ढूंढ रहे थे। एक इंडियन बड़ा पेक्यूलियर क्या कहते हैं केसेस थे कि इंडियन जो रेडिकलाइज हो रहे थे इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी पे, वो अकेले कुछ नहीं करना चाहते थे। आपने यूरोप में देखा होगा लोन वुल्फ अटैक्स होते थे, एक बंदा ने गाड़ी ली और एक बिजी स्ट्रीट में घुसा दी लोगों के ऊपर, 5 लोग मर गए। तो जर्मनी में हुआ, ये फ्रांस में हुआ। यहाँ पे लोग अपने ग्रुप्स बनाना चाहते थे, अकेले कोई करना कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि फैमिली फैक्टर बीच में आ जाता था, सोसाइटल फैक्टर्स बीच में आ जाते थे, लेकिन वो लोग दूसरे लोग ढूंढना चाहते थे। थोड़ा कबीर वर्क कल्चर भी है हिंदुस्तान में, आदमी पेट्रोल भराने भी अकेले नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो पहले ढूंढना चाहता था कि कम से कम 5 लोग मेरे को मिले, मेरे को वैलिडेशन, साथ में सपोर्ट होना चाहिए, जरा हौसला अफजाई के लिए 4 लोग होने चाहिए, तब जाके हिम्मत बने। बिल्कुल। और बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चरल फिनोमिनन था ये इंडियन केसेस में। बंदा रेडिकलाइज है, करना चाहता है इस्लामिक स्टेट के नाम पे अटैक, लेकिन अकेले नहीं करेगा, ढूंढने का लोगों को, पहले 2 लोगों से बात करना चाहेगा, ग्रुप बनाना चाहेगा, और फिर कहेगा अच्छा ठीक है अब देखते हैं कुछ कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि शायद हिंदुस्तान में सक्सेस कम है, कि अगर जैसे आपने बोला वैसे ही संख्या कम है, फिर ग्रुप बनने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। अगर एक आदमी तो फिर भी कहीं कहीं पे हो सकता है, अभी भी कोई एक आध बैठे हो, लेकिन उनको अपना ग्रुप बनाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी कुछ करने के लिए। और मैंने ये कई केसेस इलस्ट्रेट किए हैं अपनी किताब में। मतलब इस्लामिक स्टेट के जो हैंडलर्स थे ऑनलाइन, जो इंडियन हैंडलर्स थे, कई 1-2 फॉर्मर इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे जो जिन्होंने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया था अफगानिस्तान में, और उसके बाद सीरिया भी गए वो लोग। तो वो लोग कोशिश कर रहे थे फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप्स बनाने की इंडिया में, जो इस्लामिक स्टेट के नाम पे अटैक्स कर सके। लेकिन अगर आप ये जो इनकी टेस्टिमनीज हैं कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में, केसेस की टेस्टिमनीज अगर वो पढ़ें, आपको पता लगेगा जो इंडियंस जो थे, जो इंडियन फाइटर्स इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करना चाह रहे थे, मतलब इतने अनऑर्गेनाइज थे और इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि मतलब अगर आप टेस्टिमनीज पढ़ें तो इस्लामिक स्टेट हैंडलर्स की आप फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं उसके अंदर, कि इन लोग को मैं इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हैं। तो जैसे वो जो अनएम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम है इंडिया की, वो हर ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आप ये उसके अंदर जो उनके हैंडलर्स हैं वो आप महसूस कर सकते हैं, वो कह रहा है उसने ग्रुप बना दिया, ग्रुप के अंदर एमीर भी उसने कह दिया ये बंदा एमीर है, लेकिन उसके अंदर मतलब किसी भी अच्छी हिंदुस्तानी फैमिली की तरह
उसके अंदर भी अमीर की कहेंगे नहीं ये अमीर नहीं है, हम इसकी नहीं सुनेंगे, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो मतलब वो कभी कोहेसिव सिंगुलैरिटी पॉइंट आया ही नहीं किसी ग्रुप में जो यहाँ पे बनाने की कोशिश की कि वहां पे वो कह सके कि ये एक अमीर है या दूसरा अमीर है, सिर्फ यही इसी की सब सुनेंगे। तो लेकिन पॉइंट ये है कि कोशिश करने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन इससे ये पता चलता है ना, मतलब जो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में निकल के आएंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी सोसाइटी इंप्रूव करने की, स्किल डेवलपमेंट की वगैरह, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इन सबको भी मिलेगा कल को। मिल भी सकता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक स्टार्टिंग से अगर आप देखें जो कल्याण के जो केसेस थे, कल्याण बॉयज जो गए थे जिन्होंने सीरिया में ज्वाइन कर लिया था, जो उनकी अगर आप टेस्टिमनी पढ़े तो वो भी ये कह रहे थे अरे ये लोग हमसे कहते हैं कि टॉयलेट साफ करो, झाड़ू मारो, इंटरनेट ठीक करो, मतलब सब लोग जो जाना चाहते थे वो फाइटर बनने जाना चाहते थे। राइट। तो जो मेजोरिटी जो साउथ इंडियन केसेस जो हैं, जो ये ग्रुप्स बनाने की कोशिश करी इस्लामिक स्टेट ने, वो लोग कहते थे ठीक है हम आपके लिए ग्रुप बना तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो उनका मकसद जो है इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने का वो था कि वो खिलाफत में रहना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं रहना चाहते। लेकिन उनको वहां पे उनको बोला तुम बेसिकली दूर जाके दूर देश में लड़ाई कर सकते हो, पर यहाँ पे इनर सर्कल में हम तुमको आने नहीं देंगे। इनर सर्कल में आने नहीं देंगे या आना अभी मुश्किल है, और अभी आप पैसा नहीं दे सकते तुमको आने के लिए, 100 रीजंस हैं। लेकिन जब वो कहते थे कि तुम यहाँ मत आओ, तुम वहीं पे इस्लामिक स्टेट के लिए बगदादी के नाम पे अटैक करो हिंदुस्तान में, तो यहाँ पे जो फाइटर्स जो ज्वाइन करना चाहते थे उनका इंटरेस्ट फिजल आउट हो जाता था। तो इसलिए हमने कोई अगर उन्होंने थोड़े ग्रुप्स बनाने की कोशिश की भी, वंस एक बार उनको पता लगा कि अरे हम तो ट्रैवल खिलाफत की तरफ नहीं कर पाएंगे, हम सीरिया नहीं जा पाएंगे, तो उनका भी इंटरेस्ट आप देख सकते हो ड्विंडल करना शुरू हो गया। और जो उनकी नॉर्मल लाइफ जो थी, अगर वो शॉपकीपर थे, अगर उनका कहीं जॉब था, वो धीरे धीरे वापस उसके अंदर एसिमिलेट हो गए। तो उन्होंने वो फॉलो अप नहीं किया जब उनको पता लगा कि हम एक्चुअली खिलाफत में जाके हमें उत्साहित नहीं किया जा रहा कि तुम यहाँ पे आके हमारे साथ रहो, हमें कहा जा रहा है कि तुम वहीं पे रहो जहां पर हो। तो ये जब नैरेटिव बिल्ड करना शुरू हुआ तो काफी इंडियन केसेस जो हैं जो ट्रैवल करना चाहते थे वो ट्रैवल उन्होंने नहीं किया। फिर वही वो ऑन साइड जाना चाहते थे, वो नहीं मिला मौका तो उनको डिजेक्शन हो गया। तो उसमें एक और ये भी समानता दिखी क्या कबीर आपको कि ये सब लोग थोड़े शिक्षित तबके के थे, ऐसे नहीं था कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कारण गरीबी होती है या फिर एजुकेशन नहीं होता है, लेकिन ये समानता दिखी क्या आपको कि ये सब लोग एजुकेटेड थे? एटलीस्ट जब आप हायरार्कीज देखें ऐसे ग्रुप्स की, और ये सिर्फ इस्लामिक स्टेट के लिए नहीं है, अब बगदादी कैलिफ इसलिए बना क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर इस्लामिक स्टेट क्रिएट किया गया काफी हद तक, लेकिन और बिल्कुल बगदादी एक पीएचडी स्कॉलर भी था। बगदादी ने डॉक्टरेट हासिल की हुई थी इस्लामिक स्टडीज में, तो वो उसको एक औहदा देता था इस्लामिक स्टेट में कि मैं जो हमारा रिलीजन जो है इस्लाम जो है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उसका स्कॉलर हूँ। तो जो बगदादी जब उसकी मौत हुई थोड़े हफ्ते पहले, तो जो नया नाम अनाउंस किया गया जो रिप्लेसमेंट होगा बगदादी का, अगर आप उस नाम के फर्स्ट हाफ को देखें तो जो फर्स्ट हाफ जो है अबू इब्राहिम का मतलब हो गया कि ये एक स्कॉलरली बंदा है। और जो उसका बाकी जो नाम है अल कुराशी हो गया, जो मोहम्मद का जो ओरिजिनल ट्राइब जो था वो उसका पार्ट है। तो नोन स्कॉलर फ्रॉम मोहम्मद ट्राइब, अल्टीमेटली जो मॉनिकर है वो ये है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नीचे से उठ के बंदूक लेके बन गया कि मैं कैलिफ हूँ। एक सेट पैरामीटर्स आपको मीट करने पड़ते हैं कि जो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको बोलने के लिए कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर ट्राइब से हूँ जो मोहम्मद का ट्राइब था, लेकिन मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आप मेरे को सुनो क्योंकि मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ इस्लाम में। तो ये एक जो मतलब क्राइटेरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलकायदा में आप देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा आदमी था और रिच फैमिली से था। अल जवाहिरी डॉक्टर है जो अब अलकायदा के चीफ है। तो जो टॉप रैंकिंग ज्यादातर ऑफिशियल्स होते हैं वो हमेशा ज्यादातर पढ़े लिखे ही होते हैं।
और मैं बोलूंगा नीचे भी, प्रणय तुमने बोला थी पढ़े सी, अगर इंटरनेट पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन बिल्कुल चाहिए बिल्कुल टू बी अ टारगेट ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो आप उसके बिना आप टारगेट ही कैसे होंगे, वरना तो आप उस परव्यू के ही बाहर हैं कि आपको टारगेट किया जा सके। तो ये शुरू शुरू में एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी से प्रोपोगेंडा का इफेक्ट बढ़ता है, घटता नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल लोगों को लगता है ना कि पढ़े लिखे होने से प्रोपोगेंडा कम होगा, नहीं, क्योंकि पढ़े लिखा आदमी प्रोपोगेंडा कंज्यूम भी तो ज्यादा कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप अगर इंडियन आईसीएस केसेस देखें एज बल्क, अगर आप 100-110 जो हमने केसेस स्टडी किए थे उसको देखें, जो मिनिमम एजुकेशन लेवल कम से कम सारे लोगों का 10th पास तो है ही है। करेक्ट। बिना उसके आप जो है उस टाइप के प्रोपोगंडा को कंज्यूम ही नहीं कर सकते ना। मतलब उससे हिंदुस्तान में तो एक पैराग्राफ पढ़ना नहीं आता, आप कैसे एक पूरा का पूरा पैम्फलेट पढ़ेंगे? हाँ। और मतलब आप बेसिक लेवल एजुकेशन है और आप क्रॉनिक पॉवर्टी में नहीं रहते हैं। आपकी एक दुकान है, हम्म आपका थोड़ा छोटा सा बिजनेस है जो आपका मतलब चल रहा है, काम चल रहा है। हम्म नहीं, कबीर, एक बहुत अच्छा पेपर भी था 2011 में, मैंने पढ़ा था, हु बिकम्स अ टेररिस्ट। हाँ तो उसमें यही स्टडी किया था कि एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके नीचे अगर आप हो, अगर आपका एजुकेशन नहीं हो या आप गरीबी में हो, तो आपको तो आपकी अवसर लागत बहुत ज्यादा है टेररिज्म में जाने की, क्योंकि आपको बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा और आप तो बिजी रहेंगे पैसा कमाने में जिससे कि आपकी जिंदगी जी कट पाए। तो ऐसे लोग तो टेररिज्म में जाते ही नहीं। बिल्कुल। जो लोग एजुकेशन लेवल उनका थोड़ा थोड़ा होगा, कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं, वह टेररिज्म में जाना शुरू करते हैं। और अगर आपकी एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हो तो आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म जरूर करते हैं, पर शायद टेररिज्म नहीं करेंगे आप, और कोई नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म करें। हाँ। और इसमें जो इकोनॉमी की बात है वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आप अफगानिस्तान में देखें, अभी मैं रिसेंटली काबुल और हेरात में था, तो वहां पे अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन एक मानने में या दूसरे मानने में किसी ना किसी ग्रुप के लिए लड़ाई में शामिल है। लेकिन वो लोग कहते हैं वो लड़ाई में इसलिए शामिल हैं क्योंकि और कुछ वहां पे इकोनॉमिकली करने के लिए है नहीं। तो अगर आप एक ग्रुप के लिए लड़ रहे हैं तो आपको हो सकता है $150 महीने के मिल रहे हो, दूसरा ग्रुप आपको कहेगा आप उसको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, $200 दूंगा महीने के, आप चले जाएंगे वहां पे। तो और अगर जो दूसरा जो अफगानिस्तान में एक बड़ा इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इंडस्ट्री है वो क्या है, वो ड्रग्स है, पॉपी, जो पॉपी सीड्स जो होते हैं। तो एक हाँ अफीम। तो मुझे एक बड़ा अच्छा स्टैटिस्टिक पता लगा हेरात में जब मैं था, उन्होंने कहा कि अगर अभी अफगानिस्तान में आप अफीम, जिससे तालिबान और अलकायदा दोनों अपना पैसा स्मगल करके पैसा बनाते हैं, अगर आप हफीम की जो कल्टीवेशन है अफगानिस्तान में आज हटा दें और हफीम की जगह क्या कहते हैं वीट, चावल या ऐसी चीजें उगाएं, तो पर फार्म जो अगर आप 10 लोग काम करते हैं हफीम कल्टीवेशन में अफगानिस्तान में, अगर आप उसको हफीम को हटा के चावल या वीट कर दें, तो पर फार्म 10 लोग में से आपको 8 लोग फायर करने पड़ेंगे। बेसिकली कैश क्रॉप की जगह स्टेपल आप डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो अफगान इकोनॉमी वो स्टेबल बन गई है क्योंकि पिछले 30 साल में यही हो रहा है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज बनते जाते हैं। एक अगर देश 30 साल से एक ही चीज देख रहा है, 40 साल से एक ही चीज देख रहा है, तो वहां पे जो टेररिज्म को लेके इकोसिस्टम है वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इंडिया में डिफरेंट होंगे, बांग्लादेश में डिफरेंट होंगे। लेकिन एक ग्लोबली, प्रणय तुमने जो बात करी उससे ये समझ में आता है कि जैसे जैसे दुनिया ज्यादा प्रॉस्परस हो रही है, एक्चुअली ये सब चीजें ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जैसा लोग बोलते ही हैं कि पिछले मतलब 20-25 साल में लगभग 30-40% लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं और लिटरेसी भी बढ़ गई है। दोनों चीजें एक साथ हुई हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है और हम चाहते हैं कि ये और हो। लेकिन इसके ये जो साइड इफेक्ट हैं कि इन्हीं में डॉक्टर इंजीनियर भी निकलेंगे और कुछ लोग लेकिन टेररिस्ट भी बनेंगे। ये स्टैटिस्टिकली अवॉइड शायद किया ही नहीं जा सकता। हाँ, आतंकवाद एक लुभावना अवसर तो बन जाएगा किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, तो वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वही मैं कह रहा था, ये बड़ा मिसनॉमर सा बन गया है कि आतंकवाद वही लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनको मतलब शुरुआत से ही उनको मतलब यही क्या कह दिया जाता है, अरे ये तो गरीबी से निकले हैं, गरीबी की वजह से आतंकवादी में घुस गए ये लोग। तो अगर आप इस्लामिक स्टेट का जो मोस्टली कोर फाइटिंग ग्रुप जो है, जो ट्यूनीसिया से आया, जो अल्जीरिया से आया, जो अरब्स हैं, जो उज्बेकिस्तानी हैं, जो ताजिकिस्तानी हैं, अगर आप उनसे देखें तो उनमें से काफी लोग, मेजोरिटी लोग ऐसे भी निकलेंगे जो पढ़े लिखे लोग ही हैं, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन जो भी अपना वेदर एथनिकल हो या रिलीजियस हो, वो वॉर्प हो जाता है।
और उसको जो टैकल करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप बड़ा आसान है बोलना कि ये यहाँ पे मिलिटेंसी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज्यादा है। और जैसा आपने बोला, और कुछ लोग तो छोड़ो, मतलब रिलीजियस रीजन छोड़ो, बस मतलब बोर हो रहे हैं और रोमांच की तलाश में सीधे जाके उनको लगता है ये भी एक तरीका है जिसमें हम तो कर नहीं रहे हैं, चलो बन जाए। ऐसे काफी लोगों ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया, स्पेशली यूरोप से, जिनको लगा कि अरे मेरी लाइफ में तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मैं एक बहुत घेटोआइज यूरोप में लाइफ जीता हूँ, मिनिमम पेइंग जॉब्स, मतलब ज्यादा ऐसे एसिमिलेशन कुछ नहीं सोसाइटी में, तो लेकिन ये अच्छा है यहाँ पे मेरे को मतलब लिटरली पबजी खेलने को मिला। बेसिकली ऐसा लगे कि भाई मेरी जिंदगी के भी कोई मायने हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही, और ये बोरियत पे एक्ट करने के लिए भी आपको बोरियत अफोर्ड करने की जरूरत होनी चाहिए। एक फ्लाइट का टिकट तो चाहिए ना जाने के लिए, लेना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन आप देखिए ना, वहां पे अगर आप एक मतलब अपनी बोरियत हटाने वाला एक कोई बंदा सोच रहा है ऐसी चीजें, फ्रांस या बेल्जियम में बैठ के वो यहाँ पे आया, जो मेजोरिटी कमांडर्स जो थे क्या कहते हैं इस्लामिक स्टेट में, सीरिया और इराक में, सब फॉरेन फाइटर्स थे, क्योंकि फॉरेन फाइटर्स को आप अपना नॉर्मल फाइटर नहीं बना सकते वहां पे, आपको उनको थोड़ा ओहदा देना पड़ेगा। तो आप उनको थोड़ी रैंक दे देते हैं ऊपर वाली, आप रैंक दे देते हैं, उनके नीचे आप 60 लोग रख देते हैं, वो 60 लोग को ऐसा कमांड करते हैं कि मतलब जो मर्जी आए करो टाइप थिंग। उसमें वो जो फाइटर है वो खुश, उसको थोड़ा पैसा मिल रहा है, जो कमांडर है जो वो मकसद हासिल करने आया तो उसको वो मिल रहा है। ठीक है, तो अंत में कबीर, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने आपके मोनोग्राफ में एक चेतावनी दी है कि अलकायदा और दाइश दोनों का पुनर्जन्म होने की संभावना है। ऐसा क्यों आपने लिखा है और इससे हम लोग क्या लेसन्स लेने चाहिए? देखिए, मैं शुरुआत से एक चीज मैंने कही है, जब इस्लामिक स्टेट 2014 में स्थापित किया बगदादी ने अपने मेरिट पे, कि ज्योग्राफी और टेरिटरी वो ज्यादा टाइम ये लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आइडियोलॉजी और थिंकिंग है वो भी साथ में खत्म होगी। लेकिन आउट ऑफ ऑल दिस, अलकायदा जो है, बिकॉज अलकायदा थोड़ी ज्यादा स्मार्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अलकायदा ने अपना ज्यादा ऐसा फैलाया नहीं कि हम लोग सीरिया में भी 6,000 किलोमीटर पे राज करेंगे, इराक में भी 5,000 किलोमीटर पे राज करेंगे और अफगानिस्तान में भी 10,000 किलोमीटर पे राज करेंगे। अलकायदा बहुत सिस्टमैटिकली हायरार्किकली काम करती है, और अलकायदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत लंबा खेल खेल रही है। अगर आप इस्लामिक स्टेट में देखें, वो लोग शॉर्ट और क्विक खेल खेल रहे थे, है ना। अलकायदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लंबा खेल खेल रही है। तो इस्लामिक स्टेट का तो देखिए, आपने हम मान सकते हैं कि उनको हमने अमेरिका रशिया ने मिलके टेरिटोरियली डिफीट कर दिया है, लेकिन अभी भी जो फाइटर्स जो है इस्लामिक स्टेट के, वो लोग कहाँ गए, उनका क्या हुआ? वो लोग अभी भी वहीं पर हैं। और अल्टीमेटली आप इराक में अभी देखिए, बगदाद में कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ। यही ऐसे ही प्रोटेस्ट, ऐसे ही पॉलिटिकल वैक्यूम में इस्लामिक स्टेट 2012-13 में बढ़ा, सेम कंडीशंस में, और सेम पॉलिटिकल कंडीशंस अभी भी मिडिल ईस्ट में हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी फिर से प्रेजेंट होगी ऐसे ग्रुप को, चाहे वो इस्लामिक स्टेट के नाम में ना आए, किसी और नाम में आ जाए। लेकिन जो आईसिस 2.0 जो है, वो मेरे हिसाब से अभी उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, और किसी अवतार में वो फिर से मिडिल ईस्ट में दिखाई देगा अगले कई महीनों। और जैसा पहले हमने देखा है, शायद ज्यादा कट्टर रूप में हो सकता है, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो थोड़ी डरावनी बात कह दी आपने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? भारत सरकार क्या कर सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से एक चीज जो भारत सरकार की काउंटर टेररिज्म जो थिंकिंग जो है, मेरे हिसाब से बहुत रिलायंट है जो कश्मीर क्राइसिस है उस पे लेके। तो हम लोग जो इतना काउंटर टेररिज्म थिंकिंग करते हैं, वो हम कश्मीरी प्रॉब्लम को लेके और उसके अराउंड फिर हम डिबेट्स करते हैं कि काउंटर टेररिज्म थिंकिंग या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस क्या होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। भारत को थोड़ा ये देखना पड़ेगा, जो ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट ग्रुप्स जो है, इस्लामिक स्टेट हो गया, अल कायदा हो गया, इनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो कैसे अब बदलता जा रहा है। अब आपको जरूरत नहीं है एक गजवात अल हिंद की कश्मीर में अपना ब्रांड फैलाने की। अब आप विदाउट लोकल एफिलिएट्स या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस अपना ब्रांड फैला सकते हैं, और आपको अल्टीमेटली एक बंदा चाहिए जो एक अटैक कर दे बंबई या दिल्ली जैसे शहर में, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा अलग से खौफ बनने का। तो हमारा जो सिक्योरिटी थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा कश्मीर सेंट्रिक है,
और मैं समझ सकता हूँ क्यों कश्मीर सेंट्रिक है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन थोड़ा जो हमें जो ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन है, जो न्यू ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन है, ग्लोबल थ्रेट्स हैं टेररिज्म को लेके, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग एक ऐसा देश है जो, हमें जैसे पता है कि आईसिस ने इंटरनेट को कैसे यूज किया, लेकिन उसको लेके हम 3 नई एजेंसीज अनाउंस कर देंगे, लेकिन उसको अगले 5 साल कोई स्टाफ नहीं करेगा। तो टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय टेरर ग्रुप्स मतलब ज्यादा तेज रफ्तार पे चल रहा है, और जो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो उससे काफी स्लो रफ्तार पे है। तो थोड़ा हमें मतलब अपना जो काउंटर टेररिज्म थिंकिंग जो है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी मेकिंग जो है, और थ्रेट रिकॉग्नाइजिंग जो थ्रेट परसेप्शन वो है, उसको थोड़ा कश्मीर, हर चीज कश्मीर एंगल से नहीं देखना है, थोड़ा ब्रॉडर एंगल से देखना है जो न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कबीर। इस सुझाव पर ही ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हम अपने लिसनर्स को ये किताब हमारे एपिसोड पेज पर लिंक करेंगे। किताब का नाम है आइसिस पेरिल, जरूर पढ़िए और कबीर और हमको बताइए आपको कैसे लगी। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hi, I'm Satyajit. Hi, I'm Racheta. We are from the Open Library Project and we host a podcast called Paperback. Paperback is a podcast where we engage with stalwarts and experts from various industries, suggesting non-fiction titles that contributed to their journey in a big way. We've had guests like Anjali Raina, Dr. Marcus Rani, Dr. Swati Lodha, Ambi Parmeswaran, Apurva Damani, and many more on our show Paperback. Find new episodes every Wednesday on IVM Podcast app, website, or wherever you listen to podcasts. Filter coffee is a fascinating beverage. You need to pick the right beans, blend them in the right proportion, roast them to perfection, and slow brew at the right temperature to get the perfect cup. Which is exactly like great conversations as well. You need to track down the most interesting minds, get them into their zone, and settle down for an unhurried, unscripted chat. And coffee for me is always, always, always best enjoyed with friends. I'm Karthik Nagarajan, and do share my table as I meet some of the most interesting people I know and sit them down for a strong cup of coffee and an even stronger conversation. Join me every Wednesday for a freshly brewed episode. This is not frappe. This is the Filter Coffee Podcast.